Hello, I'm Kiran, and in this video, we're going to start a new chapter Bioenergetics according to the syllabus of IMAT. So, as you can see on your screens, we have a couple of topics for this chapter. For example, the first one is ATP, the energy currency of cells, ATP. उसके बाद है redox reactions in living cells, oxidation reduction reactions भी आप जिसे कहते हो, and then we have energy processes. उसमें पहला photosynthesis and उसके बाद cellular respiration जहाँ पे हमें glycolysis करना है, Krebs cycle और electron transport chain aerobic respiration में आ गया, and then we have anaerobic respiration or also called as fermentation. So hopefully the topics are clear. हम start करेंगे हमारे पहले topic से, that is ATP or and the energy currency of cells. अच्छा, ये टॉपिक शुरू करने से पहले जो टॉपिक का नाम है यानी कि ATP, उससे क्या समझ में आता है? The first question that should come in your mind is related to the word ATP itself. So ATP stands for adenosine triphosphate. अब ATP हमारे सेल का एनर्जी करेंसी इसको कंसिडर किया जाता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे बॉन्ड्स रहते हैं जिनको अगर आप तोड़ोगे तो वहाँ से एनर्जी रिलीज होगी जो कि दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए सेल जो है वो यूज़ कर सकता है। अब दूसरे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जैसे कि क्या, एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखो सेल डिवीजन हो गया, उसके लिए एनर्जी चाहिए, फिर सेल के अंदर चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी है, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, तो सोडियम पोटेशियम पंप का आपने नाम सुना होगा। तो इन सारे बेसिक फंक्शंस के लिए सेल को हर चीज़ के लिए एनर्जी चाहिए। उसके बाद आप यू आर मूविंग, ठीक है, मसल कंट्रैक्शन के लिए एटीपी की रिक्वायरमेंट है, और इसके अलावा बहुत सारे और एग्जाम्पल्स हैं। तो एटीपी इन शॉर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेल। और एटीपी बनता कैसे है? एटीपी बनता है जब आपके पास हाई एनर्जी कार्बन कंपाउंड्स को ब्रेक डाउन किया जाता है, तो यहाँ पे आपके पास एटीपी रिलीज होता है। ठीक है, हाई एनर्जी कार्बन कंपाउंड्स का आपको एग्जांपल दे मैम, देखें ग्लूकोज आपके पास एक हाई एनर्जी कंपाउंड है। ठीक है, इसको जब आप तोड़ेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे यानी कि ऑक्सीडाइज करेंगे, तब एटीपी रिलीज होगा। इसी प्रोसेस को आप सेल्यूलर रेस्पिरेशन कहते हैं, जो हम इस चैप्टर में आगे डिस्कस करेंगे। तो आज हम इसी मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ेंगे कि एटीपी कैसा दिखता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर है, वगैरह वगैरह। सो ATP इज़ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पहला क्वेश्चन ये, क्या ये एक न्यूक्लियोटाइड है? क्योंकि इसमें एडिनोसिन आ रहा है। अगर थोड़ा भी आपको बायो मॉलिक्यूल्स वाला चैप्टर याद हो तो वहाँ पे आप पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में। जैसे प्रोटीन है तो वैसे न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, ये चार आप बायो जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पॉलीमर्स हैं, ये चार आप मेन पॉलीमर्स पढ़ते हो बायो मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, अब जैसे हर पॉलीमर एक मोनोमर से बना हुआ होता है। प्रोटीन एक लॉन्ग चेन है किसकी? अमाइनो एसिड की। तो यहाँ पे अमाइनो और अमीनो एसिड, यहाँ पे क्या हो गया? इसका मोनोमर हो गया। इसी तरीके से जो पॉलीमर न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में आपका डीएनए भी आ सकता है और आरएनए भी आ सकता है। तो डीएनए या फिर आरएनए ये बने हुए होते हैं, कुछ ना कुछ मोनोमर होगा यहाँ पे। तो न्यूक्लिक एसिड का जो मोनोमर है, आपने याद रखना है, न्यूक्लियोटाइड नाम का एक मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड बना हुआ होता है तीन चीज़ों से। क्या क्या चीज़ें होती हैं? बीच में होती है शुगर। ठीक है, इसके राइट साइड पे आपके पास होता है नाइट्रोजनस बेस और इसके लेफ्ट साइड पे होता है फॉस्फेट। याद ये रखना है आपको कि न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट होता है। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर, जो कि कहानी एकदम अलग है क्योंकि वो आप बायोमॉलिक्यूल वगैरह में पढ़ते हो। हमें तो एटीपी डिस्कस करना है, हमें उससे काम है। अगर आप ये स्ट्रक्चर को कंपेयर करें एटीपी के स्ट्रक्चर से, ये एटीपी का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे भी आपको शुगर मिल रही है। राइबोस क्या है? शुगर का नाम है। 5 कार्बन वाली शुगर को आप राइबोस कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी शुगर थी, सही है। उसके बाद एक साइड पे था नाइट्रोजनस बेस, तो इसके भी एक साइड पे देखो, मैंने वहाँ पे राइट पे बनाया, यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया, लेफ्ट पे है, बात वही सेम है। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जस्ट ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन से कार्बन पे जो है वो नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड है। तो हमेशा याद रखिएगा, शुगर के फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है। आगे मैं रिपीट करूँगी, ये बात लिखी हुई भी आगे कहीं, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कि शुगर के कौन से
कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस अटैच होती है, फिर वो चाहे लेफ्ट हो राइट हो कहीं से भी हो, लेकिन फर्स्ट कार्बन, अब यहाँ पे देखो ये फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन, हमेशा जो बेस होगी वो फर्स्ट कार्बन से होगी और जो फॉस्फेट होगा वो फिफ्थ कार्बन ऑफ शुगर से होगा, तो यहाँ पे भी फिफ्थ कार्बन पे। चलो, फिर क्या हम ये कह सकते हैं एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है, क्योंकि स्ट्रक्चर तो सेम है, यहाँ पे भी शुगर, यहाँ पे भी शुगर, यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे भी फर्स्ट कार्बन पे नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पे भी फॉस्फेट, यहाँ पे भी फॉस्फेट। क्या एटीपी एक न्यूक्लियोटाइड है? मैं बताती हूँ यहाँ पे, अगर आपने अभी तक आंसर नहीं दिया तो या फिर थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, कि एक डिफरेंस तो आपको नज़र आ रहा होगा कि न्यूक्लियोटाइड पे मैंने एक फॉस्फेट लिखा है और आपसे कहा भी था कि भाई यहाँ पे एक फॉस्फेट होगा, ठीक है। जो आपके पास नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड बनाने के लिए इस्तेमाल हो रही है वहाँ पे एक फॉस्फेट है, लेकिन एटीपी पे तो मैम 3 फॉस्फेट है, 1 2 3, तब भी ये न्यूक्लियोटाइड है एटीपी। सो द आंसर इज कि एटीपी एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि उस एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड जो कि डीएनए बनाने में इस्तेमाल होगा या आरएनए बनाने में इस्तेमाल होगा, वहाँ पे एक फॉस्फेट अटैच्ड होता है, लेकिन एटीपी में आपके पास 3 फॉस्फेट अटैच्ड है। और एटीपी का स्ट्रक्चर आपने इग्नोर नहीं करना कि ये तो चलो स्ट्रक्चर है, नहीं, क्योंकि ये टॉपिक स्पेसिफिकली मैंशनड है यहाँ पे सिलेबस में आपके पास, तो ये इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़ जो लिखी हुई है you need to remember that and you need to keep that in mind। इसी के साथ हमने कंक्लूड किया यहाँ पे कि एटीपी आपके पास एक मॉडिफाइड न्यूक्लियोटाइड है। बीच में आपके पास अब हम पढ़ रहे हैं एटीपी का स्ट्रक्चर, वही जो भी मैंने थोड़ी देर पहले न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर लिखा था वही सेम होगा चीज़ यहाँ पे। बीच में आपके पास होती है शुगर, शुगर होती है 5 कार्बन वाली शुगर, राइबोस शुगर आप इसे कहेंगे, ठीक है। अच्छा, राइबोस शुगर आपके पास ऑक्सीजनेटेड शुगर होती है। अब 5 कार्बन वाली शुगर के पास अगर ऑक्सीजन होगा तो वो ऑक्सीजनेटेड है, और अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो वो डीऑक्सीजनेटेड है। आप एटीपी में ऑक्सीजनेटेड शुगर यूज़ कर रहे हो, ठीक है। और जैसे कि अगर आप डीएनए में जो न्यूक्लियोटाइड लेते हो, उस न्यूक्लियोटाइड में जो शुगर होती है वो डीऑक्सीजनेटेड राइबोस शुगर होती है, डीऑक्सीजनेटेड राइबोस शुगर होती है। डीऑक्सी यानी कि ऑक्सीजन नहीं होता एक कार्बन पे, ठीक है। कौन से कार्बन पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे जानना, लेकिन आप लिख सकते हो कहीं पे इफ़ यू आर क्यूरियस और इफ़ यू रियली वांट टू नो। तो सेकंड कार्बन पे डीएनए की जो न्यूक्लियोटाइड की शुगर है उस पे ऑक्सीजन नहीं होता, जबकि आरएनए की जो शुगर होती है वहाँ पे वो राइबोस शुगर होती है, ऑक्सीजनेटेड राइबोस शुगर, ठीक है। लेकिन एटीपी में आप कौन सी शुगर ले रहे हो, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड है ये, तो राइबोस शुगर आप इसे सिंपल सीधा बोलोगे। उसके बाद आपके पास नाइट्रोजनस बेस जो न्यूक्लियोटाइड में इस्तेमाल होती है डीएनए में, वो कौन कौन सी होती हैं? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमीन, यूरासिल, ये सारी बेसिस होती हैं इन टोटल, ठीक है। एटीपी में जो आप स्पेसिफिक बेस इस्तेमाल कर रहे हो वो हमेशा एडेनिन रहेगी, ऐसा नहीं आप यहाँ पे ग्वानिन लगा तो नहीं, एडेनिन बेस होगी। अब ये चीज़ आपने पहले पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो ये याद करना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है। पहले तो अगर शुगर और बेस पहले ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो शुगर और बेस ने जब बॉन्ड बनाया तो यहाँ पे आपके पास बना न्यूक्लियोसाइड। क्या बना? न्यूक्लियोसाइड। अब आपने जो बेस है वो कौन सी ली है? वो एडेनिन ली, हम एटीपी बना रहे हैं, राइट। सो आपने एडेनिन ली है, नाइट्रोजनस बेस, उसके साथ आपने शुगर ऐड किया, राइबोस शुगर, तो ये बन गया आपके पास न्यूक्लियोसाइड। ये न्यूक्लियोटाइड नहीं है। न्यूक्लियोसाइड के साथ जब फॉस्फेट अटैच होता है फिर आप उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। अभी ये न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, इसे आप न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। अब हम एटीपी बना रहे हैं तो उसके लिए भी पहले आपको न्यूक्लियोसाइड बनाना है, तो आप उसके लिए एडेनिन बेस लेंगे, राइबोस शुगर लेंगे, जब ये दोनों मिलेंगे तो आपके पास बनेगा एडिनोसिन और एडिनोसाइन, ठीक है। तो ये आपके पास एडिनोसाइन बन गया, ठीक है। उसके बाद जब एक न्यूक्लियोसाइड के साथ आप फॉस्फेट अटैच करते हो तो इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्लियर हो रही है चीज़ें? अब ये जो आपके पास एडिनोसाइन बना है, इसके साथ आप, क्योंकि आप एटीपी बना रहे हो इसीलिए हम 3 फॉस्फेट अटैच करेंगे, ठीक है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एटीपी, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ट्राई का मतलब क्या? 3 फॉस्फेट लगाया, ठीक है।
स्ट्रक्चर समझ आ गया, आगे की सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिपीट भी होंगी और हम आगे देखते हैं और क्या इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। सो एटीपी हमें पता लगता है कि एक एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इसको कहा जाता है। उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो आप 3 फॉस्फेट आपने लगाए हैं ना, इसके पीछे रीज़न ये है कि जब ये फॉस्फेट का बॉन्ड टूटेगा, इससे बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है जो उससे एक सेल इस्तेमाल करता है। इसीलिए इसे एनर्जी करेंसी क्या कहा जाता है, क्योंकि इसके जो फॉस्फेट बॉन्ड हैं, these are high energy phosphate bonds and they are energy carriers। असल में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है वो इन बॉन्ड्स में होती है। ठीक है, तो एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड को आप तोड़ोगे तो वो इतनी एनर्जी नहीं प्रोड्यूस कर सकता क्योंकि उसमें सिर्फ एक फॉस्फेट है। अनलाइक एटीपी में 3 फॉस्फेट हैं, तो यहाँ पे आपके पास बहुत सारी एनर्जी रिलीज होगी इनको तोड़ने पे। सो ये अगेन ये वही एटीपी का स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो ये दोबारा से स्ट्रक्चर आ गया एटीपी का, लेकिन हम इसे रिवाइज कर लेते हैं। तो ये है, सबसे पहले सेंटर में आपके पास आ गई राइबोज शुगर, 5 कार्बन शुगर होती है। ठीक है, अब इसके मेरे साथ आप यहाँ पे कार्बन काउंट करें, ये देखें 1 2 3 4 5। ठीक है, हर कॉर्नर रिंग का एक कार्बन है, तो आपके पास 5 कार्बन होता है इन टोटल। एक कार्बन रिंग के बाहर होता है क्योंकि ऑक्सीजन रिंग में होता है, इस वजह से आपके पास एक कार्बन जो है, 5th कार्बन, कौन सा 5th कार्बन रिंग के बाहर होता है। क्या ये हम काउंटिंग यहाँ से शुरू कर सकते हैं? आप कर सकते हैं। जैसे अगर मैं ये स्ट्रक्चर यहाँ पे दोबारा से बनाऊँ, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है, शर्त ये है कि जो 5th कार्बन है वो रिंग से बाहर है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं क्या यहाँ से काउंटिंग शुरू कर सकते हैं हम? आप कर सकते हैं 1 2 3 4 5। या आपके पास राइबोज का स्ट्रक्चर बन गया। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं काउंटिंग, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर, लेकिन द कंडीशन इज के जो 5th कार्बन है वो रिंग से बाहर रहेगा। अब जो मैं यहाँ पे बना भी देती हूँ कि जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ शुगर का फर्स्ट कार्बन, राइबोज शुगर का जो फर्स्ट कार्बन है उसके साथ अटैच होता है क्या? नाइट्रोजनस बेस। अब एटीपी के केस में आपके पास नाइट्रोजनस बेस कौन सी होगी? एडेनिन होगी। ठीक है, और 5th कार्बन पे अटैच होता है फॉस्फेट। अब क्योंकि एटीपी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे 3 फॉस्फेट अटैच्ड होंगे, तो बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि एडेनिन और शुगर के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होगा? तो यहाँ पे होगा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद शुगर और फॉस्फेट के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होगा? फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ठीक है, फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। और ये जो फॉस्फेट है इनके दरमियान में कौन सा बॉन्ड होगा? एनहाइड्राइड बॉन्ड। एनहाइड्राइड बॉन्ड, अच्छा वाई आएगा, एनहाइड्राइड बॉन्ड। एनहाइड्राइड बॉन्ड इसे हमने इसलिए कहा है क्योंकि वाटर का रिमूवल करके ये बॉन्ड बना है, क्योंकि फॉस्फेट के दरमियान में, तो आप इसे फॉस्फो एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें, आपको स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। सबसे पहले आपके पास सेंटर में होगी शुगर। शुगर के फर्स्ट कार्बन से आपके पास एडेनिन बेस अटैच्ड होती है और 5th कार्बन से फॉस्फेट अटैच्ड होता है। बेस और शुगर के दरमियान में बॉन्ड होगा ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड। शुगर के 5th कार्बन और फॉस्फेट के दरमियान में बॉन्ड होगा ईस्टर बॉन्ड या फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। और फॉस्फेट के दरमियान में बॉन्ड होगा एनहाइड्राइड बॉन्ड या फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी हुई है, ये आपके पास राइबोज शुगर है बीच में। इस शुगर के फर्स्ट कार्बन से अटैच्ड है क्या? एडेनिन नाइट्रोजनस बेस। ये एडेनिन नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर है। अब हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस 2 तरीके की होती हैं। तो नाइट्रोजनस बेसिस जो हैं वो 2 तरीके की होती हैं, एक प्यूरीन और एक पायरिमिडीन। ये समझ आ गया? ठीक है, अब प्यूरीन के एग्जाम्पल में आती है एडेनिन और ग्वानिन। ठीक है, और पायरिमिडीन में आती है आपके पास थायमीन और आपके पास एक और साइटोसिन। तो ये बेसिस आपको बायोमोलिक्यूल में आगे वाले चैप्टर में भी काम आएंगी चीज़ें। ठीक है, तो ये आपको बेसिस याद रखनी है, कौन सी प्यूरीन है कौन सी पायरिमिडीन। दोनों के दरमियान में डिफरेंस क्या है? प्यूरीन में आपके पास 2 नाइट्रोजनस रिंग्स होती हैं जबकि पायरिमिडीन में 1 नाइट्रोजनस रिंग होती है। ठीक है, ये सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है एटीपी का।
तो यहाँ तक हमने बात अभी देख ली थी कि शुगर है, शुगर के फर्स्ट कार्बन पे बेस अटैच्ड है एडेनिन, जो कि एक प्यूरीन बेस है। अब शुगर के फिफ्थ कार्बन पे, ये फिफ्थ कार्बन है, ठीक है, फिफ्थ कार्बन पे अटैच है क्या, फॉस्फेट। जो पहला फॉस्फेट होगा जो शुगर के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है उसके फिफ्थ कार्बन से, वो कहलाएगा अल्फा फॉस्फेट। इसी तरीके से जो सेकंड है वो बीटा फॉस्फेट ग्रुप हो गया और थर्ड वाला गैमा फॉस्फेट हो गया। ठीक है, ये है आपके पास ट्राइफॉस्फेट चेन। इनके दरमियान में बॉन्ड कौन सा है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है। ठीक है, अभी यहाँ पे जब एटीपी टूटता है तो सबसे पहले ऐसा नहीं होता कि यहाँ से एटीपी टूटना शुरू होता है, अल्फा फॉस्फेट जो है वो जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब एटीपी ब्रेक डाउन होता है तो ये पार्ट इंटैक्ट रहता है, इस पार्ट को कोई इस पार्ट में कोई भी चीज़ ब्रेक डाउन नहीं होती। जब एटीपी से आपको एनर्जी निकालनी है तो आप उसका एक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यहाँ से हटाएंगे। ठीक है, तो फिर आपके पास एनर्जी रिलीज होगी। तो फॉस्फेट कौन सा यहाँ से रिमूव होगा, गैमा फॉस्फेट। ठीक है, और जो पीछे स्ट्रक्चर बच जाएगा वो एडीपी कहलाएगा, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट, क्योंकि दो फॉस्फेट पीछे बच गए आपके पास, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा, गैमा फॉस्फेट अलहदा होगा यहाँ से। सो द क्वेश्चन इज कि बॉन्ड बिटवीन शुगर एंड बेस, शुगर और बेस के दरमियान में बॉन्ड कौन सा है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। उसके बाद शुगर और फॉस्फेट के दरमियान में कौन सा बॉन्ड होता है, ईस्टर बॉन्ड। फॉस्फेट के दरमियान में बॉन्ड है एनहाइड्राइड बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, क्या ये एक न्यूक्लियोटाइड है। अभी हमने देखा कि एटीपी आपके पास एक मॉडिफाइड हाई एनर्जी न्यूक्लियोटाइड है। ठीक है, एटीपी में सारे वो तीन पार्ट्स होते हैं जो एक न्यूक्लियोटाइड में पाए जाते हैं, जैसे कि शुगर, फॉस्फेट और एक नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, लेकिन फ़र्क ये है कि एटीपी में आपके पास तीन फॉस्फेट प्रेजेंट होता है और एक नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड में एक फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको अभी भी समझ नहीं आया, ये कन्फ्यूजन हो रही है न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो आपके पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो एक पॉलीमर है, जैसे डीएनए का एग्जाम्पल ले लो आप, उसके तो ये जो पॉलीमर है ये लॉन्ग चेन है, कुछ छोटे छोटे बॉल्स आपस में जुड़े हुए होता है। इस एक बॉल को मैं मोनोमर कहूँगी और इसका नाम है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, जो बना हुआ होता है शुगर इन सेंटर, बेस एंड फॉस्फेट ऑन ईच साइड। ठीक है, तो ये तो हो गया एटीपी के बारे में। उसके बाद आप बायो एनर्जेटिक्स में कुछ और मॉलिक्यूल्स भी पढ़ते हैं, जैसे कि NADPH2 और FADH2। ये दोनों मॉलिक्यूल्स के बारे में हम बायो एनर्जेटिक्स के में भी एंड में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक अलग से गिवन तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये मॉलिक्यूल्स आपको पढ़ने पड़ेंगे फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, तो इस वजह से आपको इनके बारे में भी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। बट डोंट वरी, हम लोग इसको अभी तो नहीं, लेकिन जब हमारा टॉपिक शुरू होगा फोटोसिंथेसिस का तब इसे डिस्कस करेंगे। कुछ और बातें हैं एटीपी के बारे में कि हाउ डज इट वर्क्स, एटीपी काम कैसे करता है, हाउ एटीपी रिलीजेस एनर्जी, एटीपी एनर्जी कैसे रिलीज करता है वो देखते हैं। स्ट्रक्चर क्लियर हो गया, हमारा फर्स्ट पार्ट इज डन। तो देखिए हमारे पास ये एटीपी का दोबारा से स्ट्रक्चर आ गया। ये स्ट्रक्चर आपके पास और भी अभी 2-3 बार लिखा हुआ होगा, तो इससे एक चीज़ तो आपको क्लियर हो गई कि ये इम्पॉर्टेंट है और याद करना है। याद तो क्या ही करना है, आसान सा स्ट्रक्चर है और बहुत आसानी से आप अगर आप इसे एक बार भी बनाएंगे खुद से, डेफिनेटली आपको याद हो जाएगा। तो ये आपके पास शुगर आ गई सेंटर में, बेस एक साइड पे और एक साइड पे फॉस्फेट। अब जब एटीपी से हमें एनर्जी निकालनी है तो होता क्या है कि मैंने अभी ऊपर भी ये चीज़ मेंशन की थी कि आप ये जो लास्ट वाला फॉस्फेट है, गैमा फॉस्फेट, ये यहाँ से हटता है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ H2O ये गैमा फॉस्फेट यहाँ से रिमूव होता है और इस प्रोसेस को आप एटीपी हाइड्रोलिसिस कहते हो। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या, हाइड्रो यानी कि पानी, लिसिस ब्रेक डाउन। तो एटीपी का ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोलिसिस, और यहाँ पे पानी की मदद से ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ पे गैमा फॉस्फेट रिमूव होता है और कुछ एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी, -30 किलो जूल पर मोल या फिर -7.3 किलो कैलोरी पर मोल। अब ये जो माइनस है ये इस वैल्यू का माइनस नहीं है, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, एनर्जी रिलीज होगी, या फिर इसे एक्सर्गोनिक आप कह सकते हो, क्योंकि एनर्जी रिलीज हो रही है।
इसीलिए ये माइनस साइन यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। ये माइनस साइन इनकी वैल्यू का माइनस साइन नहीं है। तो ये समझ आ गया माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक है, ठीक है। तो ये एनर्जी की वैल्यूज़ हैं कि जब आप पहला फॉस्फेट यहाँ से हटाएंगे, कौन सा, गैमा फॉस्फेट, तो एनर्जी रिलीज होगी -30 किलो जूल पर मोल, ठीक है। और ये कैलोरी में आंसर लिखा हुआ है, ये जूल में आंसर लिखा हुआ है। ये छोटा सा एक यहाँ पे डू यू नो लिखा हुआ है कि भाई कैलोरी को आप किस तरीके से जूल में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमें पता है एक कैलोरी में 4.186 जूल्स होते हैं। तो अगर आपको किलो जूल की वैल्यू कन्वर्ट करनी है इसमें, तो आप यहाँ पे सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के वैल्यू को, जैसे 7.3 मेरे पास आंसर में गिवन है और आपको इसे किलो जूल में लिखना है, तो एक कैलोरी में इतने जूल्स हैं, तो 7.3 कैलोरी में कितने जूल्स होंगे, आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वैल्यू को 4.186 से, तो आंसर आ जाएगा 30.5, ठीक है। ये कन्वर्जन आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये दोनों वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन फॉर द सेफ साइड के आपको आइडिया हो कि सबसे ज़्यादा एनर्जी जो है वो गैमा फॉस्फेट को तोड़ने से निकलती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने एटीपी के साथ वाटर ऐड किया तो एटीपी टूटा, इसको आपने एटीपी हाइड्रोलिसिस बोला। तो यहाँ पे पीछे आपके पास क्या बचा, 2 फॉस्फेट बचे, ये न्यूक्लियोसाइड बचा, इसे आप एडीपी कहेंगे क्योंकि 2 फॉस्फेट हैं, और आपके पास ये जो गैमा फॉस्फेट है रिलीज हो गया, इसे आप पीआई का मतलब क्या है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और एनर्जी रिलीज हुई। ये जो एनर्जी रिलीज हुई गैमा फॉस्फेट के निकलने से, ये कितनी है, -30.5 किलो जूल पर मोल। ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है इस बॉन्ड के टूटने से। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे बॉन्ड कौन सा टूटा है, तो फॉस्फो एन हाइड्राइड बॉन्ड टूटा है। एन हाइड्राइड की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये तो हो गई हमारे पास एटीपी से एडीपी बना दिया हमने। अगर हम यहाँ पे ये वाला फॉस्फेट तोड़ें, जो बीटा फॉस्फेट है, इसको यहाँ से रिमूव करें, तो एक चीज़ तो हमने यहाँ पे ऊपर देखी कि गैमा फॉस्फेट के निकलने से आपके पास 30.5 किलो जूल एनर्जी रिलीज होती है। अब जब आप ये बॉन्ड तोड़ेंगे, यानी कि आप एडीपी को तोड़ रहे हैं और एएमपी बना रहे हैं। एएमपी का मतलब एक फॉस्फेट रह जाएगा पीछे, मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। तो जब आप ये बीटा फॉस्फेट और अल्फा फॉस्फेट के दरमियान वाला बॉन्ड तोड़ेंगे, फॉस्फो एन हाइड्राइड बॉन्ड तोड़ेंगे अल्फा बीटा के दरमियान में, और बीटा फॉस्फेट को भी यहाँ से फारिग करेंगे, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगी वो कितनी होगी, -32.8, जो कि मतलब -32 माइनस की जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी कम होती है। तो इसका मतलब ये जो एनर्जी जो एडीपीसी से रिलीज होगी ये कम होगी। ये यहाँ पे बात ज़रूरी है समझना कि जितनी एनर्जी एटीपी को तोड़ने से निकल रही है और जितनी एनर्जी एडीपी को ब्रेक डाउन करने से निकल रही है, उसमें एटीपी की एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी कि गैमा फॉस्फेट के टूटने से, यहाँ से रिमूव होने से ज़्यादा, थोड़ी बहुत एनर्जी डिफरेंस अगर आप देखो, ये 30.5 है, -30.5, ये -32.8 है, तो थोड़ी बहुत एक जो आपके पास कुछ वैल्यूज़ का एनर्जी डिफरेंस है यहाँ पे। इसका मतलब एटीपी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो अगर पूछे कि अपना अल्फ़ा बीटा और बीटा गैमा, इन दोनों में ज़्यादा एनर्जी कहाँ पे रिलीज़ होगी, किस बॉन्ड को तोड़ने से, तो बीटा और गैमा बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने से, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ये एन हाइड्राइड बॉन्ड को यहाँ से ब्रेक डाउन किया, तो आपके पास एनर्जी रिलीज़ हुई 31.5, 31 या 30.5, और फॉस्फेट निकला, गैमा फॉस्फेट रिमूव हो गया और पीछे आपके पास एडीपी बना, ठीक है। अभी दूसरा आपने क्या किया कि आपने ये बॉन्ड तोड़ा, अल्फ़ा और बीटा के दरमियान वाला बॉन्ड, तो ये आपके पास स्ट्रक्चर एएमपी कहलाएगा, और ये दोनों फॉस्फेट रिमूव हो गए। जब बीटा और गैमा फॉस्फेट एक साथ रिमूव होते हैं तो ये कहलाते हैं पायरोफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट रिलीज होंगे, ठीक है। उसके बाद ये तो हमें समझ आ गया कि जब आप एन हाइड्राइड बॉन्ड तोड़ेंगे, जब आपको एटीपी से एनर्जी निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आप एन हाइड्राइड बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे, यानी कि ये वाला बॉन्ड बीटा और गैमा फॉस्फेट के दरमियान वाला बॉन्ड, या फिर अल्फ़ा बीटा गैमा फॉस्फेट के अल्फ़ा बीटा फॉस्फेट के दरमियान वाला बॉन्ड। लेकिन क्या होगा जब हम ये बॉन्ड ब्रेक डाउन करें, वॉट इफ अगर आप ईस्टर बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं तो उतनी एनर्जी रिलीज़ नहीं होगी, बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होती है। खैर कितनी,
तो यहाँ पे रिलीज़ होती है सिर्फ 14.7 किलो जूल पर मोल एनर्जी। तो ये जो ईस्टर बॉन्ड है इसको तोड़ने से ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता सेल को। तो रेयरली इस बॉन्ड को एनर्जी के लिए ब्रेक डाउन किया जाता है। जनरली ये दोनों बॉन्ड ही टूटेंगे, ठीक है, एनहाइड्राइड बॉन्ड ब्रेक डाउन होता है। और अगर ईस्टर का पूछे तो ईस्टर आपको दिमाग में ऐसे याद होना चाहिए कि यहाँ पे कम एनर्जी निकलेगी और कितनी 14.7, ठीक है। यहाँ पे -31 किलो जूल, यहाँ पे रिलीज होगी -32.8 किलो जूल और यहाँ पे बहुत ही कम यानी कि -14.7 किलो जूल, ठीक है, 14.7 किलो जूल। उसके बाद आपके पास सेकंड टॉपिक हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन।